हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.2 को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुके थे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने बच्चों आपको एक वीडियो में क्लियर करा दिया था और फिर एक ही वीडियो के अंदर हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.2 को बच्चों समाप्त किया था, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और आपने जो भी हमने उसमें क्वेश्चंस कराए थे, टोटल एक्सरसाइज फिनिश कराई थी, वो भी आपने अच्छे से समझ ली होगी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो जाके पहले देख लें या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ठीक है बच्चों, और आज हम जो बात करेंगे बच्चों इस वीडियो के अंदर वो एक्सरसाइज 10.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपने 10.2 का पूरा बेसिक समझा था, उसके बाद 10.2 के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप 10.3 का बच्चों पूरा बेसिक अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा और ये बेसिक आने वाली एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको तैयार करेगा और इसके बाद जो चैप्टर है उसको भी बहुत अच्छे से समझने के तैयार होगा। मतलब ये दो चैप्टर आपस में बहुत एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो दोनों को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए जिससे कि आप अगले चैप्टर को भी बहुत अच्छे से समझ सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज बेसिकली हम 10.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जो भी मेन फॉर्मूले हैं जो कि एक्सरसाइज 10.3 के अंदर यूज होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप अगर इन सबको समझ लेंगे ना अच्छे से जो मैं आज बताने वाला हूं, तो आपकी 10.3 एक्सरसाइज मान लीजिए समाप्त। आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है क्योंकि सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं 10.3 का आपको समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और सभी चैप्टर्स की वीडियो बच्चों प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको दे रहे हैं और उनका सॉल्यूशन भी करा रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं और 5 तक का सॉल्यूशन करा चुके हैं। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जाके आप देख लें। ठीक है बच्चों, सबको अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए। बस हम तो यही चाहते हैं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक किया करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम बात करेंगे बच्चों 10.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो बेसिकली क्या पढ़ना है बच्चों, हमें इसमें वो पढ़ना है दो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणन। हम सदिश के गुणा को बच्चों दो तरीके से करते हैं पूरे इस चैप्टर के अंदर। कैसे? एक तो दो सदिशों का अदिश गुणन और एक दो सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट भी हम उसको बोल सकते हैं। और सदिश गुणन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, दो सदिशों के गुणन को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो डॉट प्रोडक्ट में यानी स्केलर प्रोडक्ट में और एक क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन करते हैं तो हमें एक अदिश संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और सदिश गुणन में जब हम दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सदिश गुणन में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो सदिशों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बच्चों तो हमें एक सदिश ही प्राप्त होता है, इसलिए हम उसको सदिश गुणन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और वो वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दो सदिशों का गुणा करके एक अदिश नंबर मिलता है कोई, इसलिए अदिश गुणन कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में सदिश गुणन में दो सदिशों का गुणा करके हमें सदिश ही प्राप्त होता है, इसलिए हम उसे सदिश गुणन कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक, पहला टॉपिक है इस एक्सरसाइज के अंदर, वो है दो सदिशों का अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है बच्चों, चलिए दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है बच्चों, दो सदिशों का अदिश गुणन होता क्या है, इसकी थोड़ा सा पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, सपोज मैं आपको पहले ऐसे ही बोल के समझाता हूं। सपोज कि हमारे पास दो सदिश हैं, वो भी कैसे हैं, अशून्य। दो अशून्य सदिश हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उनके अदिश गुणन को बच्चों हम ए
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। दो अशून्य सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के अदिश गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको परिभाषित करते हैं बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा से। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूं, देखिए दो माना हमारे पास, थोड़ा थोड़ा मान के लिखेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो अशून्य सदिश है, तो ठीक है, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी दो अशून्य सदिश है। ठीक है, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी दो अशून्य सदिश हैं जिनके डॉट प्रोडक्ट को, जिनके अदिश गुणन को, ठीक है, जिनके अदिश गुणन को, जिनके अदिश गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, या करते हैं। ठीक है, माना हमारे पास वेक्टर ए व वेक्टर बी दो अशून्य सदिश हैं और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे तथा इसको परिभाषित करेंगे तथा इसे परिभाषित करेंगे। किससे परिभाषित करेंगे इसको? इसको हम बच्चों परिभाषित करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक इंटू कॉस थीटा से। ठीक है, वेक्टर ए का मापांक डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक डॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों परिभाषा, एक तरीके से दो सदिशों के अदिश गुणन की। ठीक है बच्चों, दो सदिशों के अदिश गुणन की। माना वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अशून्य सदिश हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं जिनके डॉट प्रोडक्ट को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको परिभाषित करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी, यानी मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा से। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो हो गई परिभाषा बच्चों। अब बच्चों सपोज कैसे बनाइए, यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है और ये बना कैसे? देखिए जो थीटा है यहाँ पर बच्चों, थीटा क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे जहां थीटा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है। ठीक है बच्चों, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है? थीटा है। ये जो थीटा आ रहा है ये थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण की कॉस वैल्यू भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों एक्चुअली देखिए इस तरीके से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है बच्चों ये, ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए, और एक मेरे पास ये वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, और इनके जो बीच का कोण है बच्चों वो है थीटा डी। कितना है? थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी है और ये एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो ये जो इनके बीच का कोण होगा, ठीक है, उसको हमने इस तरीके से लिखा है। यानी अगर इन दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो इनके डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे? इनके डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे यही वेक्टर ए डॉट वेक्टर
b बराबर वेक्टर a का मापांक इंटू वेक्टर b का मापांक cos थीटा से। ओके बच्चों, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट वेक्टर b से लिखा जाता है और उसको हम परिभाषित करते हैं वेक्टर a का मापांक इंटू वेक्टर b का मापांक इंटू cos थीटा से, जहाँ थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण होता है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ केसेस बनेंगे, ठीक है, जो हमें आने वाले सवालों को करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे, तो उनको ध्यान से समझिएगा। जैसे बच्चों वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर a इंटू मॉडुलस वेक्टर b इज इक्वल टू cos थीटा है। यदि बच्चों ये दोनों सदिश एक दूसरे पर संपाती हो जाएं, इट मीन्स कि ये वाला जो वेक्टर b है ये इस वेक्टर a के बिल्कुल ऊपर आ जाए, यानी एक के ऊपर एक, यहाँ वेक्टर a है और इसी के ऊपर आ जाए वेक्टर b भी एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, ये एंगल इस समय थीटा है, जैसे जैसे मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको नीचे लेकर आता जाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से आता जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर b, फिर इसको और नीचे लाऊंगा तो कुछ इस तरीके से इसको ऊपर आ जाएगा, एक तरीके से बिल्कुल वेक्टर b, ये वेक्टर b इसी के ऊपर आ जाएगा। तो ये कोण जैसे जैसे मैं इसको नीचे लाऊंगा वैसे वैसे ये कोण कम होता जाएगा। भाई मान लीजिए इस समय थीटा है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा, इसको यहीं रखूंगा तो थीटा से थोड़ा कम हो जाएगा, फिर और नीचे लाऊंगा और कम हो जाएगा, और नीचे लाऊंगा और कम हो जाएगा, और जैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वेक्टर b बिल्कुल वेक्टर a के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये दोनों संपाती हो जाएंगे, तो इनके जो बीच का कोण है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब दो सदिशों के बीच का कोण थीटा मतलब थीटा जो है जीरो हो, या दो सदिश एक दूसरे पर संपाती हो, तो क्या होगा, उनके बीच का कोण जीरो हो जाएगा। और जब थीटा बराबर जीरो हो तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है उसको समझते हैं हम। ठीक है, पहला केस, जब वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे पर संपाती हो जाएं, इट मींस दैट कि उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, यानी जब थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b यानी a और b के बीच का जो a और b का जो अदिश गुणन होगा वो क्या होगा। देखिए जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो यहाँ पे लगा देंगे थीटा की जगह हम 0, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर मॉडुलस वेक्टर a इंटू मॉडुलस वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है बच्चों 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, क्या होती है 1। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर मॉडुलस वेक्टर a इंटू मॉडुलस वेक्टर b, और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो, कुल मिला के वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर आ जाएगा मॉडुलस वेक्टर a इंटू मॉडुलस वेक्टर b। ठीक है, ये कब होता है बच्चों, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b, यानी दो सदिशों के का डॉट प्रोडक्ट उनके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। कब, जब वो सदिश एक दूसरे पर संपाती होते हैं, उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, ये पहला केस। दूसरा केस बच्चों क्या होगा, एक जब ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हों, ये पहला केस, जब ये दोनों सदिश एक दूसरे पर बच्चों लंबवत हों, यानी अगर मान लीजिए ये तो है वेक्टर a और वेक्टर b इस पे जस्ट लंबवत है, ये क्या है वेक्टर b। ठीक है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो इनके बीच का जो कोण होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री जब दोनों सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, तो इस केस से संबंधित बच्चों बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देखेंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर के मॉडल्स पेपर उठाकर देखेंगे, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस केस से संबंधित। दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, क्वेश्चन ये बनता है सिद्ध करो कि ये दो सदिश दे देगा आपको, सिद्ध करो ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो कंडीशन क्या होती है। देखिए बच्चों, जब ये दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होंगे तो जो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है वो कितने का हो जाएगा, लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे पर लंबवत होंगे तो इनके बीच का जो कोण है वो 90 हो जाएगा। संपाती थे तो 0 हो गया, लंबवत है तो हो जाएगा 90 डिग्री। यानी दूसरा केस है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए यहां पर लगाइए इस फॉर्मूले में, वेक्टर a
डॉट वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी और कॉस थीटा, और थीटा की जगह 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 0। कितनी? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये सबको 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 0, और 0 का मल्टीप्लाई मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, एक तो ये निकाल दी हमने, दूसरी ये निकल के आती है कि जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होंगे तो उन सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। जब भी कहीं भी आपसे क्वेश्चन में दो सदिश दे दे और कहे कि सिद्ध करो कि ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। उन दोनों सदिशों का आप क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट। और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन, और अगर उनका अदिश गुणन 0 आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं। अगर 0 ना आके कुछ और आया तो इट मीन्स दैट दोनों सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अब बच्चों तीसरा केस बन जाता है क्या कि अगर ये दोनों सदिश एक दूसरे पर संपाती हो तो थीटा बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी आ गया, और दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो तो थीटा बराबर 90। इट मीन्स दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर दोनों सदिश एक दूसरे के जस्ट विपरीत दिशा में हों, अपोजिट हों, तो उनके बीच का कोण कितने का बनेगा प्यारे? तो फिर उनके बीच का कोण बनेगा 180 डिग्री का। कैसे? आइए समझते हैं। सपोज यहां पर देखिए ये दो सदिश हैं बच्चों, एक सदिश ये है और ये वेक्टर ए, और एक सदिश इसके जस्ट अपोजिट दिशा में है बच्चों, इधर। ठीक है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए है, तो इनका जो बीच का एंगल होगा बच्चों वो होगा फिर कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा केस बनेगा जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, यानी और थीटा बराबर 180 कब होंगे? जब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिशा में होंगे दोनों सदिश। ठीक है, तो भाई यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी कॉस और कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1, या आप ब्रेक करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से निकल के आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस के वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, यानी अगर दो सदिश एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं तो उन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों ही सदिशों के मापांक के गुणनफल के ऋणात्मक या मापांक के ऋणात्मक गुणनफल के बराबर होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो तीन केस हमने यहाँ पे समझे बच्चों। क्या? जब दोनों सदिश एक दूसरे पर संपाती होंगे तो उनके बीच का कोण जाहिर सी बात है 0 होगा, और कैसे 0 होगा मैंने आपको वो भी समझाया। इसको जैसे हम नीचे लेकर आएंगे, जैसे जैसे कोण कम होता जाएगा, और जैसे एक टाइम ऐसा आएगा ये इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा तो कोण क्या हो जाएगा? 0। यानी दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए? ओवरलैप हो गई। संपाती मतलब एक दूसरे पर वेक्टर और वेक्टर भी ओवरलैप हो गई, और ओवरलैप हो गए तो थीटा बनता है 0 डिग्री, और जब यहाँ पे cos 0 की वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आएंगे। इट मीन्स दैट कि दो सदिश एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, संपाती होते हैं, तो उन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों सदिशों के मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। इट मीन्स दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी। क्लियर? नेक्स्ट, जब दोनों सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं इट मीन्स दैट उनका जो बिटवीन एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे ये सदिश अगर वेक्टर ए और ये जस्ट अपोजिट लंबवत है, जस्ट लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो बिटवीन एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और जब यहाँ पर हम 90 डिग्री यूज करेंगे इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पर, तो 90 की वैल्यू होती है cos 90 की 0, और 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे टोटल 0। इट मीन्स दैट कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है, और जैसे ही जब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा तो आप देखेंगे भी कितना इंपॉर्टेंट है ये नोट। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। एक
तीन सदिश दे देंगे और हमसे ये पूछेंगे कि प्रूफ करो कि ये तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो वहां पर भी हम यही केस यूज करने वाले हैं। हम कोई भी दो सदिश लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर दो दो करके सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जब दोनों सदिश एक दूसरे पर जस्ट अपोजिट होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच का कोण 180 होगा और cos 180 की वैल्यू -1। तो यहाँ पर -1 अभी यूज करेंगे तो ये माइनस का मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर v हो जाएगा। यानी दो सदिश जब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिशा में होते हैं तो उनका बीच का कोण 180 डिग्री बनता है। तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उनके मापांक के ऋणात्मक गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये तीनों पॉइंट आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे और इसकी डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? ठीक है बच्चों, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उन सदिशों के मापांक के गुणनफल इनटू उनके बीच के कोण की कॉस वैल्यू के गुणनफल। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों सदिशों के मापांक का गुणनफल और उन दोनों सदिशों के बीच के कोण की कॉस वैल्यू के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? ये आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया एक्सरसाइज 10.3 का। अब एक टॉपिक और है, उसको समझते हैं बहुत आसानी से तरीके से, जिस तरीके से आपने ये समझा बच्चों। ठीक है, थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो वीडियो को रिपीट कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको पहली बार में 100% दिमाग के अंदर घुसा दूं, जिससे आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, हमने अभी एक लास्ट वीडियो लेक्चर में बेसिक पढ़ा था, तो आई, जे और के बारे में पढ़ा था। आई, जे, के क्या होते हैं बच्चों? आई जो होता है वो एक्स अक्ष पर 3D में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जो आई होता है, आई जो था वो एकांक लंबाई का इकाई सदिश था एक्स अक्ष पर। ठीक है, जे क्या था? जे भी एकांक लंबाई का इकाई सदिश था वाई एक्सिस पर। के क्या था? के भी एकांक लंबाई का इकाई सदिश था जेड एक्सिस पर। ठीक है, जैसे यहां पर मैं बता दूं आपको, हमने 3D में 3 एक्सिस पढ़ी हैं इस तरीके से, और ये तीनों एक्सिस इस तरीके से होती हैं बच्चों 3D में कि इनके तीनों के बीच का जो एंगल होता है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 पर झुकी होती हैं। तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 पर होती हैं। कैसे होती हैं देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज इस तरीके से होती हैं बच्चों, ये हो गई है आपकी एक्सिस सपोज। ठीक है, जैसे करके ये और ये, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं कुछ, बस आप समझने की कोशिश करिएगा ऐसे करके, और तीसरी एक्सिस ये ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से एक्सिस हैं यहाँ पर। जैसे ये 3 एक्सिस को मैंने शो किया है, तो ये जो एक्सिस हैं ये कुछ इस तरीके से मैं दर्शाने की कोशिश करूंगा। ये आपको बोर्ड पे ऐसा लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। मैं आपको ऐसे समझा दूं, ये इस तरीके से एक्सिस होती हैं। इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का एंगल भी 90, इस एक्सिस को और इस एक्सिस को लेंगे तो इसके बीच का एंगल भी 90 हो जाएगा। यानी इसको इसके साथ लेंगे तब भी 90, इन दोनों के बीच का कोण भी 90 ही होगा। ठीक है, और इन दोनों को लेंगे तो इनके बीच का एंगल भी यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 90 होगा। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 के कोण पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब तीनों एक्सिस एक दूसरे पर क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है बच्चों, तीनों एक्सिस को। अगर ये तो होती है आपकी एक्स एक्सिस, आप जानते ही हैं, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपकी होती है वाई एक्सिस और ये होती है आपकी जेड एक्सिस। तो ये होता है बच्चों मूल बिंदु O। अब बच्चों आई जे के, इस पर एक सदिश होता है बच्चों आई कैप। ये बच्चों एकांक लंबाई का होता है। कितनी लंबाई का? एकांक लंबाई का। जे होता है बच्चों इस पर वाई एक्सिस पर जे कैप, ये भी एकांक लंबाई का सदिश है। और के होता है बच्चों जेड एक्सिस पर, ये भी बच्चों के कैप, ये भी एकांक लंबाई का ही सदिश होता है। तो बच्चों हमने कोई 3 सदिश ले लिए, एक्स एक्सिस पर एकांक लंबाई का आई, वाई एक्सिस पर एकांक लंबाई का जे, जेड एक्सिस पर एकांक लंबाई का के।
एकांक लंबाई का मतलब है कि जब हम इनका मापांक निकालेंगे, मॉड वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी मॉड वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, मापांक बोलते हैं किसी सदिश का मापांक उस सदिश की लंबाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस सदिश की अगर हम एकांक लंबाई के सदिश की अगर हम इसकी मापांक निकालेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे, तो 1 यूनिट निकल के आएगी। कितनी? 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट यानी एकांक लंबाई का सदिश है ये बच्चों। ठीक है, तो अब हम बच्चों यहां पर कुछ नया चीज पढ़ने वाले हैं आई जे के से रिलेटेड। तो समझिए, जैसे हमने बच्चों अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी दो सदिशों के बीच का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन, ठीक है, अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट बराबर होता है इन दोनों सदिशों के मापांक और इनके बीच के कोण की कॉस वैल्यू के गुणनफल के। ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे बच्चों। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहां पर कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं जो हमें हेल्प करेंगी एक्सरसाइज में। जैसे बच्चों आई एक सदिश है एकांक लंबाई का और आई भी एक सदिश है एकांक लंबाई का। अगर मैं इस आई का एकांक लंबाई के सदिश का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूं, इस एकांक लंबाई के सदिश आई कैप के साथ ही अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा? देखिए बच्चों, तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हम करने वाले हैं, अदिश गुणन हम करने वाले हैं। तो आई डॉट आई क्या होता है ये हम यहाँ पे भी सीखने वाले हैं। कैसे होता है हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे हो गया आई डॉट आई, जो वैल्यू आएगी वो कैसे आ गई, वो सब पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आई डॉट आई जो होता है वो होता है बच्चों 1, जे डॉट जे जो होता है बच्चों वो होता है 1, के डॉट के होता है वो होता है बच्चों 1। अब ये कैसे होता है वो समझिए आप। देखिए बच्चों, इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं यहां पे निकालूंगा। आई क्या है बच्चों? इकाई सदिश, और आई के साथ आई पर ही अगर मैं कोण बनाऊं, इसी के साथ कोण कितने का होगा? कि 0 डिग्री होगा सर। क्यों? क्योंकि एकांक लंबाई का सदिश है आई, और आई के साथ ही कोण क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये सदिश इसी पर संपाती है, और संपाती होते हैं इट मींस दैट ओवरलैप होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, तो उनके बीच का कोण क्या बनता है? 0। भाई यहाँ पे आई के ही साथ कोण क्या बनेगा? 0 होगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। ठीक है, और देखिए आई के साथ बात कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूला क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि जो आई है ना ये आपका वेक्टर ए है, ये वाला आई मान लीजिए वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इस तरीके से करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? पहले वाले सदिश का मापांक फिर दूसरे वाले सदिश का मापांक और उनके बीच के कोण की कॉस वैल्यू। तो ऐसे यहां समझिए, आई क्या है? वेक्टर ए, ये वाला आई क्या है? वेक्टर बी। तो इसका मापांक आई कैप का मापांक इस वाले आई कैप का मापांक और इनका बीच का कोण आई के साथ कोण क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री। इज दैट क्लियर? भाई आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? एक तरीके से ये सदिश ए हो गया, ये सदिश बी हो गया, तो इसका मापांक इनटू इसका मापांक और फिर इन दोनों के बीच के कोण की कॉस वैल्यू। जैसे हम ए और बी के बीच की डॉट प्रोडक्ट निकाले तो इसका मापांक इसी प्रकार इसका मापांक इन दोनों के बीच के कोण की कॉस वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है? 0 डिग्री, तो उसकी कॉस वैल्यू तो cos 0 डिग्री होगी। ठीक है, अब आई का मापांक क्या होगा? क्योंकि आई एक इकाई सदिश है तो इसकी लंबाई क्या होगी? 1 होगी। आई क्या लिया है हमने? इकाई सदिश। ठीक है, यहां लिख लेंगे, यहां आई कैप जे कैप के कैप एकांक लंबाई के इकाई सदिश हैं। ठीक है बच्चों, इकाई सदिश हैं। तो भाई
मापांक कैसे निकालेंगे आई का, तो आई का मापांक निकालेंगे अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक क्या है भाई 1 है, तो 1 का वर्ग, तो रूट 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1। ऐसे ही यहां पर इसका भी क्या आएगा 1। तो आई कैप का जो मापांक है वो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू 1 इंटू और cos 0 डिग्री की वैल्यू भी 1। तो फाइनली 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्या आ जाएगा 1। इट मीन्स दैट कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है। इज दैट क्लियर। ऐसे ही अब हम इसको करने वाले हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी इसका मापांक फिर इसका मापांक और इनके बीच की कोण की कॉस वैल्यू। तो इसका मापांक यानी जे कैप इंटू इसका मापांक यानी जे कैप और इनका बीच का कोण जे के साथ कोण क्या होगा 0 डिग्री, जो कि जे पर ओवरलैप है, तो बीच का कोण क्या होगा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। अब जे क्या है एकांक लंबाई का इकाई सदिश है, यानी इसका मापांक जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम निकालना चाहें जे कैप का मापांक, तो यहाँ पे होगा अंडर रूट में जे के गुणांक का वर्ग, जे का गुणांक है 1, 1 का वर्ग यानी 1 आ गया। ऐसे ही के का मापांक, तो के गुणांक का वर्ग, तो के का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का वर्ग यानी 1 आएगा। तो भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू इसकी भी वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1, cos 0 की वैल्यू भी 1। तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों 1 आएगा। इट मीन्स जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है। कैसे होता है वो भी आप समझ गए 1। ठीक है, के डॉट के की बात करें तो के का मापांक इंटू के का मापांक और इनके बीच का कोण क्या होगा के और के संपाती, यानी के एक इकाई सदिश है और के का के साथ एंगल क्या होगा 0 होगा, तो 0 डिग्री। इट मीन्स दैट इसका मापांक क्या है 1, इसका मापांक 1 और cos 0 की वैल्यू 0। सॉरी cos 0 की वैल्यू 1। तो फाइनली 1 इंटू 1 यानी 1 आ गया। ठीक है, तो हमने एक चीज नहीं सीखी यहाँ पे, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो क्या आने वाला है 1 आता है। यानी यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर होता है जे कैप डॉट जे कैप बराबर होता है के कैप डॉट के कैप बराबर 1 के। यानी आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट, तीनों की वैल्यू सेम आती है 1। ठीक है भाई, ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। जब भी कभी आप हम क्वेश्चन करेंगे आगे जाके एक्सरसाइज में, तो आई के साथ आई का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो वहां पे वैल्यू क्या रखेंगे आई डॉट आई मतलब 1 रखेंगे, जे डॉट जे यानी 1 रखेंगे, के डॉट के यानी 1 रखेंगे। ठीक है, अब ये तो उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला। अब अगर हम आई सदिश का जे सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, अगर हम जे सदिश का के सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, अगर हम के सदिश का आई सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा। ये एक तरीके से चक्रीय क्रम में होंगे बच्चों के, इसमें सर्कुलर फॉर्म में। जैसे 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 एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, कैसे आया हर चीज की जड़ तक मैंने आपको पहुंचा दिया, किस तरीके से बना है। ठीक है, हमें ये याद होना चाहिए। सेकंड टॉपिक बच्चों, अगर ये इस तरीके से सर्कुलर रूप में हो, यानी ये इस तरीके से, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, तो भाई सर्कुलर फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, तो आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी जे कैप डॉट के कैप क्या। ऐसे ही के का आई के साथ, तो यानी के कैप डॉट आई कैप क्या। ठीक है, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट, के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है।
तो बिल्कुल वो भी हम इसी कॉन्सेप्ट से सीखने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी जो सीखा वो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ सीखा था। अब आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ सीखेंगे, क्या निकल के आने वाला है। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स कि आई डॉट जे, यानी ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो उनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक, उनके बीच के कोण की कॉस वैल्यू। तो ऐसे ही यहाँ पे आई का मापांक इंटू जे का मापांक और इन दोनों के बीच का कोण। तो भाई आई कैप और जे कैप के बीच में कोण कितने का होता है? 90 का होता है। कितने का? 90 का। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई जे के इकाई लंबाई के एकांक सदिश क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर हैं, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3D में एक दूसरे के साथ 90 के कोण पर झुकी होती है। तो इनके तीनों के बीच का कोण क्या होगा? 90 होगा। तो आई और जे के बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो इट मीन्स cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो आई कैप का मापांक 1 होता है इंटू जे कैप का मापांक 1 होता है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0। फाइनली 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा आपका 0। इट मीन्स दैट कि आई का अगर हम जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा वो आप समझ गए। किस फॉर्मूले की हेल्प से किया? दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से बच्चों किया हमने। ठीक है बच्चों, तो कैसे आई डॉट जे बराबर 0 होता है ये भी आप समझ गए होंगे बिल्कुल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऐसे ही हम जे का के साथ निकालेंगे। तो इसी तरीके से जे का मापांक इंटू के का मापांक और जे और के बीच की कोण की कॉस वैल्यू। तो जे और के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90, जो कि तीनों आई जे के एक दूसरे के साथ 90 के कोण पर होते हैं। तो cos 90 डिग्री। तो जे का मापांक 1, के का मापांक 1 और cos 90 की वैल्यू 0। फाइनली क्या हो गया? 0। ठीक है, ऐसी k डॉट आई। तो k का मापांक, आई कैप का मापांक और इन दोनों के बीच का कोण। तो k कैप और आई कैप के बीच का कोण भी क्या होगा? 90। ठीक है भाई, तीनों के बीच का कोण 90 होता है। तो cos 90 डिग्री। तो k का मापांक की वैल्यू 1, यहां से आई के मापांक की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो फाइनली ये भी क्या हो गया? 0। तो यहां से हमने एक नई बात सीखी कि आई का अगर आई के साथ, जे का अगर जे के साथ, के का अगर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। बट आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। क्यों 0 प्राप्त होता है? क्योंकि आई जे के एक इकाई सदिश होते हैं और इनके बीच का कोण आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी वजह से ये सब कुछ 0 हो जाता है। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 क्यों होता है? क्योंकि आई जे और के इकाई सदिश हैं, तो इनके मापांक 1 होते हैं और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, और इनका आई के साथ जो कोण होता है वो 0 होता है, जे का जे के साथ जो कोण होता है वो 0 होता है, के का के साथ जो कोण होता है वो 0 होता है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। कुल मिला के 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1। इसीलिए आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1 और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल। कैसे 0 0 हो गया, कैसे 1 1 हो गया? एक ही फॉर्मूले की हेल्प से, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा की हेल्प से ही हम सब कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? चलो, तो ये चीज हम समझ गए क्या होता है कैसे। अब बच्चों सवाल किस तरीके से बनेंगे, या फिर हमें अगर दो सदिश, अगर मान लो ये इस तरीके से दे रखे हैं बच्चों, सपोज यहां देख लेते हैं हम कि हमें दो सदिश दे रखे हैं बच्चों, जैसे वेक्टर ए बराबर दे रखा हो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। मान लीजिए वेक्टर ए दे रखा है और एक और हमें सदिश दे रखा है वेक्टर बी, b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप। ठीक है,
और अगर हमें ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, क्या करना है, इनका अदिश गुणन करना है, तो क्या आएगा, तो अदिश गुणन वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन, जैसे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अब देखिए आई जे के का डॉट प्रोडक्ट का हम यूज कैसे करेंगे वो समझ रहे हैं हम। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट का हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो समझिए। सपोज कि हमें एक वेक्टर ए बराबर ये दे रखा है, वेक्टर बी बराबर ये दे रखा है, तो इनका अदिश गुणन यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की वैल्यू यानी a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप डॉट, ये तो वेक्टर ए की वैल्यू आ गई, डॉट वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट कीजिए। डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं उसको समझिए। आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई नहीं है जो आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि पहले एक का तीनों के साथ, फिर दूसरे का तीनों के साथ, फिर तीसरे का तीनों के साथ, नहीं, ये दो ब्रैकेटों का वो वाला गुणा नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा, जब इसका हम इसके साथ करेंगे तो a1 का करेंगे b1 में, तो a1 b1 और आई कैप का आई कैप के साथ, तो i डॉट आई हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो a1 का b1 के साथ तो a1 b1 और i डॉट का i के साथ i का, तो i का जब i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट i होगा, और i डॉट i क्या होता है प्यारे, i डॉट i होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही प्लस j कैप का j कैप के साथ, तो a2 का गुणा b2 के साथ, तो a2 b2 और j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो j डॉट j और j डॉट j क्या होता है 1, तो इंटू 1, फिर प्लस के कैप का के कैप वाले के साथ, तो a3 का b3 के साथ, तो a3 b3 और के कैप डॉट के कैप डॉट के कैप हमने क्या निकाला है, इंटू 1, ठीक है। तो फाइनली जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर वेक्टर बी का, तो ये आएगा बच्चों a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है बच्चों। ये एक तरीके से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया निकल के कि अगर हमें दो सदिश दे रखे हैं, एक हमें सदिश ए दे रखा है, एक सदिश बी दे रखा है, और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इनका अगर मापांक निकालेंगे तो मापांक कैसे वो बन निकलेगा बच्चों। वेक्टर ए का मापांक क्या होगा, तो भाई मापांक क्या होता है, वेक्टर ए का अगर हम मापांक निकालें तो कैसे निकालेंगे, मापांक क्या होता है, मापांक जब हम निकालते हैं किसी सदिश का तो कैसे निकालते हैं कि भाई उस सदिश के आई जे के जो गुणांक होते हैं उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं और रूट के अंदर लिख देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आई जे के गुणांक क्या है, a1 a2 a3, ये बच्चों a2 है, ठीक है, और ये a3, तो इनका वर्ग करके रूट के अंदर लिख दो, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये इसका मापांक हो गया। ऐसे ही वेक्टर b का मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। तो वेक्टर a और वेक्टर b अगर हमें दे रखे हैं तो उनका मापांक कैसे निकालेंगे, मॉड रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और वेक्टर b का मापांक निकालेंगे रूट में b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, और उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और करेंगे तो आएगा क्या, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब बच्चों आपने दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट करना सीख लिया, उनका मापांक निकालना सीख लिया। अब बच्चों हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से
हमने दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट सीखा। अगर हमें बच्चों, अगर हमें इन दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना पड़ जाए, निकालना भी पड़ेगा, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हमें दो सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का कोण पूछें तो कोण कैसे निकालेंगे भाई? तो कोण भी बच्चों इसी फॉर्मूले की मदद से निकल आएगा। कैसे? सब कुछ एक ही फॉर्मूले से कनेक्ट है बच्चों। कैसे निकल आएगा समझिए। दो सदिशों के बीच का कोण थीटा निकालना, ठीक है। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। अगर दो सदिश हमें दे रखे हैं और उनके बीच का कोण अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी कॉस थीटा। तो अब आप क्या कीजिए बच्चों, यहां पर इन दोनों को डिवाइड में ले आइए। भाई ये गुणा में ही तो है, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में आ जाएगा मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर बी और बराबर में कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के डिवाइड में आ जाएगा मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होगा इनके बीच का कोण। आप चाहें तो इस कॉस को पहले लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। बच्चों ये है बच्चों फॉर्मूला दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का। आप चाहें तो कॉस को उधर भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा को ओनली थीटा निकालना हो आपको, ओनली थीटा आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओनली थीटा बराबर कॉस को उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। तो भाई दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, कोई सा भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो सदिशों के बीच का कोण भी हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। बस जो उनका मापांक है उसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के डिवाइड में भेज दीजिए, आपका एंगल्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहीं से एक फॉर्मूला और बन सकता है। कैसे? जब भी कभी हमें डायरेक्ट, और क्वेश्चंस भी हैं इस बात पे, जब भी हमें सवाल में ये दिया हो कि भाई दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट इतना है और उनका मापांक इतना इतना है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा? होता है क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा। दो सदिश ना देके डायरेक्ट उन दो सदिशों के बीच का जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे देंगे आपको। डॉट प्रोडक्ट निकलाया मिलेगा और उनके मापांक भी निकले हुए ही दे रखे होंगे और उनके बीच का कोण पूछ लेंगे कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो ये चीज तो क्लियर हो गई ना, ठीक है भाई। ये चीज तो हम हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों, यदि हमें दो सदिशों के बीच का जो है डॉट प्रोडक्ट दिया हो और उनके मापांक दे रखे हो दोनों सदिशों के अलग अलग, और उनके अगर बीच का हमसे कोण पूछेगा, और बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से भी क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कैसे निकालने वाले हैं? जैसे बच्चों दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी मान लीजिए कि दो सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट दिया हो, का अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट दिया हो तथा उनका मापांक भी दिया हो, उनका मापांक यानी परिमाण दिया हो, तो उनके बीच का कोण, तो उनके बीच का कोण बच्चों हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी दो दे रखे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट दिया है। क्या डॉट प्रोडक्ट क्या दिया होगा? ये हमें दे रखा है भाई, ये तो दो डॉट प्रोडक्ट है, ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या है? अदिश गुणन क्या है? ये।
और उनके मापांक क्या हैं ये हमें दे रखे होंगे, यानी ठीक है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये दे रखा है आदेश गुणन, तो क्या होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और वेक्टर ए का मापांक अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और वेक्टर बी का मापांक अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये हमें दिया है सब कुछ, ये दिया हो। और क्या पूछे हैं, बीच का कोण, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्या हम यूज करेंगे, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें दे रखा है, ये रहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या दे रखा है, ये रहा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन वेक्टर ए का मापांक ये रहा अंडर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एक नया फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं जब भी कभी हमें दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट और उनका मापांक ऑलरेडी गिवन हो और बिटवीन एंगल हमसे फाइंड आउट कराए। तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर और a3 स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी कभी दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट और मापांक गिवन हो बिटवीन एंगल पूछे, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट और बचता है, क्या कि किसी सदिश का किसी लाइन पर प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं और फिर आप एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो दो सदिशों किसी सदिश का किसी रेखा या किसी लाइन पर प्रक्षेप क्या होता है बच्चों। ठीक, तो हमने अभी जो पढ़ा बच्चों दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़ा बच्चों, दो सदिशों का अदिश गुणन। अब एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप हम बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, नया टॉपिक, किसी एक सदिश का किसी लाइन यानी किसी रेखा पर प्रक्षेप हम कैसे निकालेंगे और होता क्या है प्रक्षेप, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, किसी एक सदिश का किसी लाइन पर प्रक्षेप क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सपोज बच्चों कि हमारे पास एक लाइन है, ये मान लीजिए ये एक लाइन है बच्चों, क्या है, एक लाइन है, और इस पर ये एक सदिश है बच्चों, ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए है। ठीक है, सदिश है, और इनके इस सदिश का इस लाइन के साथ जो एंगल है बच्चों वो सपोज एंगल है बच्चों थीटा, कितना, थीटा। तो इस लाइन एल पर ये कोई सदिश ए का झुकाव है और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इस सदिश का इस लाइन पर प्रक्षेप क्या होगा, इस सदिश का इस रेखा पर प्रक्षेप क्या होगा। प्रक्षेप का मतलब बच्चों होता है एक तरीके से उसकी शैडो, परछाई, यानी इस सदिश की इस लाइन पर जो परछाई होगी वही इस सदिश का इस लाइन पर प्रक्षेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परछाई। इस सदिश की इस लाइन पर परछाई को ही हम इस सदिश का इस लाइन पर प्रक्षेप कहेंगे। कैसे, देखिए, अगर हम इस सदिश के अंतिम बिंदु से इस लाइन पर एक लंब डालें बच्चों, एक लंब डालें सपोज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा क्योंकि लंब डाल रहे हैं हम। ठीक है, और इसको सपोज नाम दे दीजिए, ये हमारे पास ए बी और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सदिश ए के अंत बिंदु बी से
लाइन एल पर एक लंब डाला जो लाइन एल को सी पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, तो ये जो लंबाई निकल के आई है, ये जो लंबाई निकल के आई है, ये लंबाई, यही लंबाई ही बच्चों एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रक्षेप है सदिश ए का लाइन एल पर। ठीक है, इसी लंबाई को हम बोलेंगे बच्चों वेक्टर ए की परछाई लाइन एल पर। देखिए परछाई यही तो होगी, अगर कोई सदिश इस तरीके से है तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, नीचे की ओर। देखिए इस अगर ये लाइन यहाँ है तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, नीचे की ओर। या मेरी आपको हाथ की शैडो दिख रही हो तो हाथ अगर मेरा यूं है तो परछाई नीचे की ओर बन रही है, नहीं बन रही, देखो हिल रही है बस। तो इस लाइन की परछाई कहाँ होगी, इधर ही तो होगी, AC। तो बस हम यही कहेंगे कि AC क्या है, इस सदिश A का लाइन L पर प्रक्षेप है। क्या है, प्रक्षेप। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से ज्ञात करें प्रक्षेप को, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपने 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ा होगा, जहां पर हम किसी धरातल से कोई लंब खड़ा करते थे या कोई पेड़ खड़ा करते थे या कोई खंबा खड़ा करते थे और उसका एंगल बनता था उन्नयन और अवनमन कोण, उस कॉन्सेप्ट से। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो देखिए ये मुझे प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है भाई, और ये सदिश ए है, ये सदिश ए है, तो कैसे निकालूंगा, तो बच्चों मुझे ये निकालना है, ये 90, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ABC क्या हो गया, एक 90 डिग्री का त्रिभुज बन गया। तो ये 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार मुझे चाहिए, कर्ण पता है, तो आधार और कर्ण किस में आते हैं, कॉस में। तो यहाँ लिखेंगे, और बीच का कोण क्या है, थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया, AC, कर्ण क्या हो गया, वेक्टर A। आधार क्या हो गया, AC, और कर्ण हो गया वेक्टर A। तो यहां से अगर मैं प्रक्षेप निकालना चाहूं AC, तो क्या निकालूंगा, इसका गुणा कर दो इधर, इसका गुणा कर दो इधर। तो वेक्टर A cos थीटा बराबर AC, या AC बराबर वेक्टर A cos थीटा, AC बराबर वेक्टर A cos थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था दो सदिशों के बीच का कोण का। क्या पढ़ा था भाई, अभी हमने दो सदिशों के बीच का कोण का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। क्या था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर मापांक वेक्टर A इंटू मापांक वेक्टर B cos थीटा, मापांक वेक्टर A इंटू मापांक वेक्टर B cos थीटा। अगर हम यहाँ कुछ देर के लिए ये मान लें कि वेक्टर A का जो मापांक है वो वेक्टर A और वेक्टर B का जो मापांक है वो वेक्टर B है, तो यहाँ पर हम लिखें वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर, इसकी जगह वेक्टर A डॉट वेक्टर B cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। और यहाँ से इस B को मैं डिवाइड में भेज दूँ, इस B को इस डिवाइड में धर लिया, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन ये वेक्टर B बराबर वेक्टर A cos थीटा। और इस वेक्टर B की जगह पर मैं वापस मापांक वेक्टर B लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मापांक वेक्टर B बराबर वेक्टर A cos थीटा। तो ये क्या निकला बच्चों, ये निकला सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप। ये क्या है, सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप है बच्चों, सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप है बच्चों। ठीक है, देखिए इसको हम बोलेंगे क्या, सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप। इसी को हम कहते हैं सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप। क्या, प्रक्षेप। अगर हमें सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप तो ये है, अगर सदिश B का सदिश A पर प्रक्षेप पूछे, सदिश B का सदिश A पर प्रक्षेप अगर पूछें तो क्या होगा भाई, तो बस जिस पर होता है वो नीचे होता है। सदिश A का सदिश B पर, तो B कहाँ, नीचे, तो सदिश B का सदिश A पर कह रहे हैं, तो A कहाँ आएगा आपके नीचे, यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड वेक्टर A इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा वेक्टर B cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सदिश
बी का सदिश ए पर प्रक्षेप है। ये क्या है? ये सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट और आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर बच्चों आपको एक्सरसाइज 10.3 के अंदर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट परेशान नहीं कर सकता। ये बच्चों कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 10.3 का। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बच्चों अगले वीडियो में मिलेंगे और इस एक्सरसाइज के साथ, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, और कोशिश करेंगे उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करें। तो पहले से ही आप इस कॉन्सेप्ट को याद करके रखिएगा जो मैंने आपको समझाया है, और फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। फिर हम जब उस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत है वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें समझ में अच्छे से आना चाहिए। और मेरा भी वही कोशिश रहता है कि मैं आपको पूरा अपना 100% दे दूं, और आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप भी मुझे अपना पूरा 100% दें। ठीक है बच्चों, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। ठीक है, और एक चीज़ और है बच्चों नई, YouTube की तरफ से अब हमारी वीडियो को पब्लिश करने के लिए हो सकता है आप जब YouTube ओपन करें और जैसे ही आप स्क्रीन को फ्लैश करते हैं तो वीडियो ऊपर जाती है, तो हो सकता है हमारी वहां पर वीडियो आए और वहां से वो आपसे पूछे कि क्या इस वीडियो को पब्लिश किया जाए। तो वहां पर नीचे बच्चों चेहरे से बने आते हैं 4 ऐसे करके। ठीक है, तो एक तो बहुत उदासी वाला आएगा, उदासी वाला आप देख के पहचान जाएंगे। एक खुश होगा, खुश, तो भाई आप खुश हो, तो आप जो खुश चेहरा होगा, जो खुश चेहरा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे और आप वहां पर उसको रिजल्ट बता देंगे। ठीक है भाई, आपको खुश वाले पर क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हमारी वीडियो पब्लिश भी होने लगी हैं थोड़ा थोड़ा, तो वीडियो पर जो है वो लोगो बना के पूछते हैं, तो आप वहां पे उसको सिर्फ मुस्कुराने वाले चेहरे पे क्लिक करेंगे। ओके बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट देते रहेंगे, और हम आपके लिए भी ऐसे ही अच्छे बच्चों मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।